मेरी माँ सारा पैसा अपनी तीनों बहनों में बांट देती है, लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं देती। जिस पर पैसे बांटने के अगले ही दिन वह मुझे अचानक से कॉल करती है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, ठीक है ना। यह सुनकर मैं दिल में ही स्नीर करता हूँ। ये तो साफ था कि अब पैसा खत्म हो चुका है और अब उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उनका बुढ़ापा संभाले। जिस पर उसके बोलना पूरा करने से पहले ही मैं सीधे उसे बीच में रोक देता हूँ। मॉम, मैंने एक हाई एंड नर्सिंग होम से कांटेक्ट कर लिया है। 20,000 युआन हर महीने का है। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। जिस पर सिंस बड़ी बहन और बाकी दोनों ने सारा पैसा ले लिया है तो यह खर्चा भी वही लोग उठाएंगी, इसलिए उन्हें बोल दो कि तुम्हें वहां छोड़ आएं। फोन के दूसरी तरफ अचानक से सन्नाटा छा जाता है, जिस पर इतने सालों में पहली बार मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी पुलिस की इंस्टेंट डेथ वाली साइलेंस सुन रहा हूँ। इतने सालों तक मैं एक बेवकूफ की तरह जीता रहा था। मैं इस फैमिली का इकलौता बेटा था और उनकी नजरों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। मैंने एक बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, फिर एक बड़े सिटी में मेहनत करके जॉब करता था। मेरे पास हाउस भी था, कार भी थी और साल की सैलरी 1 मिलियन तक पहुंचती थी। जिस पर बड़ी बहन ने जब हाउस खरीदा था तब 2 लाख युआन कम पड़ रहे थे और वह पैसा मैंने दिया था। फिर दूसरी बहन के बच्चे का एडमिशन एक की हाई स्कूल में होता है और वहां के 1.5 लाख युआन स्पॉन्सरशिप फी भी मैंने ही पे किया था। इसके बाद तीसरी बहन एक स्टोर खोलती है, लेकिन उसमें 3 लाख युआन का लॉस हो जाता है, जिस पर वह गड्ढा भी मैंने ही भरा था। मेरी माँ हर कुछ दिनों में मुझे कॉल करती थी। कभी कहती थी कि यहाँ तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती थी कि वहां पैसों की जरूरत है, जिस पर हर बार मैं बिना एक शब्द बोले सीधे पैसा ट्रांसफर कर देता था। मैं सोचता था कि मैं इस फैमिली का पिलर हूं, वह सब लोग मेरी मेहनत देखते हैं और मेरी माँ, जिसे मेरा सबसे ज्यादा दर्द होता है, वह हमेशा अपने इकलौते बेटे से प्यार करती होगी। लेकिन कल वह 6 करोड़ का पैसा मेरे चेहरे पर पड़े 6 करोड़ थप्पड़ों जैसा लगता है, जिस पर मुझे पहली बार समझ आता है कि उनकी नजरों में मैं बस एक एटीएम था, जिससे जितना चाहो उतना पैसा निकाला जा सकता है। मैं फोन के दूसरी तरफ उसकी तेज और दबाई हुई सांसें सुन सकता था। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वह बेटा, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, उससे इस तरह बात करेगा। जिस पर मैं चुपचाप उसकी जोरदार चीख, गुस्से या इमोशनल ब्लैकमेल का इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ सेकंड बाद सामने से फोन काट दिया जाता है, जिसके बाद सिर्फ बीप की आवाज आती रहती है। मैं अपना फोन उठाता हूँ, कॉल लॉग को एक बार देखता हूँ और फिर उस नंबर को, जिसे मैं इतने सालों से जानता था, सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ। फोन काटने के बाद मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून फील होता है जैसे कई सालों से मेरे दिल पर रखा हुआ कोई बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया हो। जिस पर स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और मेरी वाइफ फेंगिया हाथ में एक कप हॉट टी लेकर अंदर आती है। वह मुझे देखकर पूछती है, किसका कॉल था? आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे कल वाले पैसों की बात और अभी अभी हुई फोन कॉल के बारे में बता देता हूँ। लेकिन वह ना गुस्सा होती है और ना ही सरप्राइज होती है। वह बस धीरे से सांस छोड़ती है और फिर कहती है, मुझे पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। ठीक है, अगर रिश्ता टूटना है तो टूटने दो। तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर मेरा दिल गर्म हो जाता है। जिस पर मुझे पहली बार लगता है कि अगर जिंदगी में ऐसी वाइफ साथ हो तो इंसान कुछ भी झेल सकता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद मेरा फोन फिर से रिंग करने लगता है। कॉल बड़ी बहन का था। जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ वह गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है, झोरान, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? उन्हें नर्सिंग होम भेज दोगे? तुम सोच भी कैसे सकते हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जिस पर मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, नर्सिंग होम में प्रोफेशनल्स उनका ख्याल रखेंगे। ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वह तुम्हारी माँ है। बड़ी बहन जोर से चिल्लाती है, उनका बुढ़ापा संभालना एक बेटे की जिम्मेदारी होती है। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। अच्छा, जब तुमने 2 करोड़ युआन का डेमोलिशन मनी लिया था तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि बेटे की भी कोई जिम्मेदारी होती है? मॉम ने सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, अब जिम्मेदारी भी तुम लोग ही उठाओ। दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पैसा भी तुम लोग रखो और काम भी मैं करूं। झोरान, मत भूलो तुम इस घर के इकलौते बेटे हो। जिस पर मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूँ, तो क्या सिर्फ बेटा होने की वजह से मैं तुम लोगों के हाथों पूरी जिंदगी निचोड़ा जाता रहूं? सुन लो, कल से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह कहकर मैं फोन काट देता हूँ। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीतते और एक दूसरा अननोन नंबर फिर से कॉल करता है। इस बार दूसरी बहन जो हुई थी। जैसे ही मैं फोन उठाता हूँ वह तुरंत बोलना शुरू कर देती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मॉम ने हमें पालने में कितनी मेहनत की है। हाँ, बहुत मेहनत की है, मैं शांत आवाज में कहता हूँ। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए 65 लाख युआन रखे और बाकी सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जिस पर झो हुई तुरंत कहती है, वह इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों से प्यार है और वह तुम्हारी भी फिक्र करती हैं। और मेरी? मैं धीरे से पूछता हूँ, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारी साल की इनकम 1 मिलियन है, तुम्हें पैसों की क्या कमी? जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे उस दिल की परवाह है जो हमेशा से एक तरफ झुका हुआ था। झो हुई, अपने बड़े बड़े डायलॉग्स अपने पास रखो, अब इनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। वह गुस्से में कहती है, तुम मॉम का दिल तोड़ दोगे। जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, जब उन्होंने फैसला किया कि मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा,
उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। यह कहकर मैं फिर से फोन काट देता हूँ। इसके बाद तीसरी बहन जो यान का कॉल आता है। वह हमेशा से सबसे ज्यादा गुस्सैल थी और इस बार भी वह खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही फोन कनेक्ट होता है वह जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देती है। झोरान, तुम एक फाइट आइड वुल्फ हो। इंटरनेट पर 2 बातें क्या सुन ली? अपनी माँ को ही भूल गए? उन्होंने तुम्हें बेकार में पाला। इतने सालों की तुम्हारी ह्यूमैनिटी क्या कुत्ते के पेट में चली गई? अगर तुम मॉम को अपने घर नहीं लाए तो हम तुम्हारी कंपनी में आएंगे, वहां तमाशा करेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। ये मेरी अपनी बहन थी। जब उसे मुझसे पैसा चाहिए होता था तब मैं उसका सबसे अच्छा भाई होता था, लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि मैं आगे भी उनका काऊ और हॉर्स बनकर काम करता रहूं, वह मुझे थ्रेट तक देने लगती है, जिस पर मुझे साफ समझ आ जाता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। फोन पर दी गई धमकियां उनके लिए काफी नहीं होंगी। वह लोग जरूर मेरे घर आने वाले हैं। और फिर अगले ही शाम डोरबेल बजती है। मैं कैट आई से बाहर देखता हूँ, जिस पर दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े नजर आते हैं। पूरा परिवार एक साथ आया था और सबके चेहरों पर बनावटी दुख और शिकायत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे मैं ही कोई सबसे बड़ा गुनहगार था। मैं लिविंग रूम में अपनी बेटी के साथ खेल रही फेंग या से कहता हूँ, तुम लेले को लेकर रूम में चली जाओ, दरवाजा लॉक कर लेना और बाहर मत आना। जिस पर फेंग या चुपचाप सिर हिलाती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर बेडरूम में चली जाती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और फिर दरवाजा खोल देता हूँ। दरवाजा खुलते ही 4 लोग बाढ़ की तरह अंदर घुस आते हैं। सबसे आगे मेरी माँ चल रही होती है और घर के अंदर आते ही वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें बड़ा किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने कैसा नालायक बेटा पैदा किया है? जिस पर बड़ी बहन तुरंत बोल पड़ती है, अच्छा हुआ कि तुम्हें अभी भी दरवाजा खोलना आता है। मुझे तो लगा था कि अब तुम्हें अपनी माँ भी नहीं चाहिए। फिर दूसरी बहन कहती है, तुम्हारी माँ बस गुस्से में थी, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस नहीं बची? मैं उनकी बातों और शोर को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। मैं धीरे से किचन में जाता हूँ, अपने लिए एक गिलास पानी भरता हूँ और आराम से पानी पीने लगता हूँ। जिस पर वह देखते हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो उनका शोर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूरा लिविंग रूम उनकी चीखों, तानों और इल्जामों से भर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे 4 लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हों। और फिर जब काफी देर तक चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज थोड़ी बैठने लगती है, तब मैं धीरे से अपना पानी का ग्लास नीचे रख देता हूँ। ग्लास सामने रखी ग्लास टी टेबल से टकराता है और एक साफ सी आवाज आती है, जिस पर पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो जाता है। 4 लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं अपने पास वाले ड्रॉर से एक नोटबुक और एक पेन निकालता हूँ और फिर उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, जब आज सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो चलो हिसाब कर लेते हैं। 2010 में बड़ी बहन ने हाउस खरीदा था। तब डाउन पेमेंट में थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे और उसने मुझसे 1 लाख युआन लिए थे। उस वक्त कहा गया था कि ये पैसे उधार हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं मिले। फिर 2012 में दूसरे जीजा का बिजनेस में लॉस हो गया था। उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी, जिस पर मैंने 1.5 लाख युआन दिए थे और वह पैसे भी कभी वापस नहीं आए। इसके बाद 2014 में तीसरी बहन ने एक शॉप खोलने की बात की थी। तब मैंने उसे 2 लाख युआन स्टार्टअप मनी के तौर पर दिए थे, लेकिन बाद में शॉप बंद हो गई और वह पैसे भी खत्म हो गए। और 2015 से लेकर पिछले साल तक मॉम अलग अलग बहानों से मुझसे 4 लाख युआन से ज्यादा ले चुकी हैं, जिस पर मैंने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। मैं नोटबुक में यह सब लिखता जाता हूँ। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन उस शांत पड़े लिविंग रूम में मेरा हर एक शब्द बहुत साफ सुनाई दे रहा होता है, जिस पर धीरे धीरे उनके चेहरों का रंग बदलने लगता है। पहले उनके चेहरे पर गुस्सा था, फिर वह बेचैनी में बदलता है और अब वहां सिर्फ शर्म और घबराहट बचती है। मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम लोगों ने 6 करोड़ युआन का पैसा बांट लिया और मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझे ही नालायक और बेकार बेटा बोल रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि यह सही है? बहुत आसान बात है, जिसने पैसा लिया है वही जिम्मेदारी भी उठाएगा। मॉम के पास खुद 65 लाख युआन है और तुम तीनों बहनों के पास 2-2 करोड़ युआन है। इतना पैसा काफी है कि वह अपना बाकी का बुढ़ापा आराम से निकाल सकें। तुम लोग चाहो तो मॉम को अपने घर रख सकती हो या फिर चाहो तो उन्हें नर्सिंग होम भेज सकती हो। खर्चा तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना। बस ये एग्रीमेंट साइन कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा और तुम लोग भी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। यह कहकर मैं एग्रीमेंट और पेन उनके सामने कॉफी टेबल पर रख देता हूँ, जिस पर 4 लोग उस एग्रीमेंट को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उनके सामने कोई भयानक मॉन्स्टर खड़ा हो। बड़ी बहन झो मिंग के होंठ कांपने लगते हैं। वह मुझे देखकर कहती है, तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, रिश्ता तुम लोगों ने पहले ही तोड़ दिया था। जिस पर अब तक चुप बैठी मेरी माँ अचानक सिर उठाती है और सीधे मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं होते, वहां अब सिर्फ गुस्सा और नफरत बची होती है। वह मुझे घूरते हुए कहती है, झोरान, बाद में पछताना मत। तुम उस पैसे के 1 पैसे के भी लायक नहीं थे। मॉम की यह बात मेरे दिल में किसी जहरीली सुई की तरह चुभ जाती है। मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से पूछता हूँ, क्यों? मैं लायक क्यों नहीं हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है? जिस पर वह अचानक चिल्लाकर कहती है, तुम अपने दिल में नहीं जानते क्या तुम्हारे बाप की मौत की वजह तुम नहीं थे? यह सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे जोरदार धमाका होता है। डैड की मौत, यह बात मेरे दिल का वह जख्म थी जो कभी नहीं भर पाई। और इसी फैमिली में
यह एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में पिछले 10 सालों में कभी कोई बात नहीं करता था। जब मैं हाई स्कूल के तीसरे साल में था तब डैड की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह स्काफोल्डिंग से नीचे गिर गए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वह वापस कभी नहीं आए। उस साल जैसे मेरी पूरी दुनिया टूट गई थी। मॉम हर दिन रोती रहती थी। मेरी तीनों बहनें भी दिन भर उदास रहती थीं और मैं खुद को अपने रूम में बंद कर लेता हूँ। मैं 3 दिन और 3 रात तक ना कुछ खाता हूँ ना कुछ पीता हूँ। मैं गॉड से नफरत करता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक से नफरत करता हूँ, पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करता हूँ क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन डैड घर पर थे और वजह मैं था। उस दिन मेरे हाथ में मैथ्स का फेल हुआ पेपर था। मुझे घर जाने से डर लग रहा था जिस पर मैं देर तक बाहर ही घूमता रहता हूँ। जब रात हो जाती है तब डैड मुझे ढूंढने के लिए अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर निकलते हैं। वह हर जगह मुझे ढूंढते फिरते हैं और तभी उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट से फोन आता है। वहां कुछ सामान आया था जिसे उतारना था और उसके बदले डबल सैलरी मिलने वाली थी। डैड कुछ देर के लिए रुकते हैं लेकिन फिर वह मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचते हैं, मेरे फ्यूचर के खर्चों के बारे में सोचते हैं और फिर वह वहां चले जाते हैं जिस पर उसके बाद वह कभी वापस नहीं आते। यह बात मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई थी और यही वजह थी कि मैं इतने सालों तक पागलों की तरह पैसा कमाता रहा ताकि मैं इस फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। मुझे लगा था कि वह सब लोग यह बात समझते हैं। मुझे लगा था कि वह भी मेरी तरह इस दर्द को अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज इसी पल वह लोग मेरे सबसे गहरे जख्म को फिर से खोल देंगे। डैड उस कंस्ट्रक्शन साइट पर किसके लिए गए थे? अगर तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत ना होती तो क्या वह इतनी मजबूरी में वहां जाते? हाँ, लेकिन हम तीनों बहनों ने भी तो तुम्हें आराम से पढ़ने देने के लिए सैक्रिफाइस किया था। जिस पर बड़ी बहन बोलती है, जैसे ही मैंने हाई स्कूल खत्म किया मैं बाहर काम करने चली गई। फिर दूसरी बहन उसकी बात पकड़ते हुए कहती है, हम तीनों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था। जिस पर मॉम फिर से रोना शुरू कर देती है। तुम्हारे डैड जब जा रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि तुम जो फैमिली की आखिरी उम्मीद हो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और मैंने वह प्रॉमिस पूरा भी किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक व्हाइट आइड वुल्फ निकले। अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं और तुम सब कुछ भूल गए। उनकी बातें मेरे ऊपर किसी सोड की तरह गिरती रहती हैं। हर शब्द ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में घुस रहा हो। मैं सामने खड़ी उन 3 औरतों को देखता हूँ जिन्हें मैं इतने सालों से अपना फैमिली समझता था। उनके चेहरों पर दुख और इल्जाम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ लालच और हिसाब किताब चमक रहा था। जिस पर मुझे आखिर समझ आता है कि उनके दिल में डैड की मौत कभी एक्सीडेंट थी ही नहीं। उनके लिए वह मेरी ओरिजिनल सिन थी। इतने सालों से मैं जो कुछ भी करता रहा वह फैमिली लव नहीं था। वह सिर्फ एक तरह का प्रायश्चित था। मैंने जो पैसा उन्हें दिया वह मेरे प्यार की वजह से नहीं था। उनके हिसाब से वह उनका हक था। अब जब उन्हें 6 करोड़ युआन मिल गए हैं तो उन्हें लगता है कि वह पैसा डैड ने अपनी जान देकर कमाया था और मैं जो उनके हिसाब से गुनहगार हूं उस पैसे का एक युआन भी डिजर्व नहीं करता। उनके लिए वह पैसा उनका हक है क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक सैक्रिफाइस किया था। क्या कमाल का लॉजिक है? क्या अजीब सेल्फ हाइपोनोसिस है? जिस पर मैं हंसने लगता हूं। पहले हल्का सा स्नीयर मेरे चेहरे पर आता है और फिर वह हंसी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मैं खुद उसे रोक नहीं पाता। मेरी हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंजने लगती है और वह इतनी अजीब और कड़वी लगती है कि सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। जिस पर बड़ी बहन मुझे घूरते हुए पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं धीरे से उसकी तरफ उंगली उठाता हूँ। मेरी आंखों के कोने गीले हो चुके थे लेकिन मैं फिर भी हंस रहा था। फिर मैं धीरे धीरे उठता हूँ और कदम कदम करके मॉम के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं उसकी तरफ ऊपर से देखते हुए पूछता हूँ, जब डैड की मौत हुई थी तब कंस्ट्रक्शन साइट से कितना कंपेंसेशन मिला था? यह सुनते ही मॉम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। जिस पर मैं खुद ही बोलना शुरू कर देता हूँ। कुल 3 लाख युआन मिले थे। 15 साल पहले वह बहुत बड़ी रकम थी। और फिर उस पैसे का क्या हुआ? मेरी 4 साल की कॉलेज फीस और लिविंग एक्सपेंसेस मिलाकर मुश्किल से 50,000 युआन खर्च हुए। बाकी के 2.5 लाख युआन। बड़ी बहन की शादी हुई तो तुमने उसे 80,000 युआन दिए। दूसरी बहन की शादी हुई तो उसे भी 80,000 युआन दिए और फिर तीसरी बहन का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर 50,000 युआन लेकर भाग गया, जिस पर वह पैसे भी तुमने दिए। और आखिर में जो 40,000 युआन बचे तुमने कहा था कि वह अपने बुढ़ापे के लिए रखोगी। मैं धीरे से कहता हूँ, सही कह रहा हूं ना? जिस पर मॉम का पूरा शरीर कांपने लगता है। तीनों बहनों के चेहरे भी एकदम खराब हो जाते हैं। मैं फिर धीरे से बोलता हूँ, मैंने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि वह डैड की आखिरी निशानी थी। तुम उनकी वाइफ थी, तुम्हें उस पैसे पर पूरा हक था। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए, तुम्हारे इस इकलौते बेटे के लिए थोड़ा सा गिल्ट जरूर होगा, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ था। तुम्हें कभी कोई गिल्ट नहीं था, उल्टा तुमने सारी गलती मेरे सिर पर डाल दी। डैड की मौत का सहारा लेकर तुमने मुझे सालों तक इमोशनली ब्लैकमेल किया और फैमिली लव के नाम पर मुझे बार बार निचोड़ती रही। मैं मॉम की तरफ देखकर कहता हूँ, जो शुयुन
अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या तुम डैड के सामने खुद को सही साबित कर सकती हो? क्या तुम सच में माँ कहलाने के लायक हो? मेरी हर बात किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर पड़ती है और आखिरकार वह टूट जाती है। वह अचानक सिर उठाती है और पागलों की तरह मेरी तरफ झपट पड़ती है। वह मेरा चेहरा नोचने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं पहले से तैयार था, जिस पर मैं पीछे हट जाता हूँ। वह सीधे खाली जगह में गिरते गिरते बचती है, जिस पर तीसरी बहन झो यान तुरंत उसे पकड़ लेती है। लेकिन अगले ही पल झो यान खुद मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर पूरा मामला एकदम फाइट में बदल जाता है। लेकिन मैं उन पर हाथ नहीं उठाता। मैं बस ठंडे चेहरे के साथ उन्हें देखता रहता हूँ। मैं उन्हें उस घर में पागलों की तरह चिल्लाते और टूटते हुए देखता हूँ, जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, जिस पर वह मुझे किसी सर्कस के क्लाउन जैसे लगने लगते हैं। तभी पीछे से फेंक या की आवाज आती है, बस अगर तुम लोगों ने और तमाशा किया तो मैं सीधे पुलिस को कॉल कर दूंगी। यह सुनते ही चारों लोग एकदम रुक जाते हैं। फेंक या की आवाज जैसे पूरे लिविंग रूम पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक देती है। मॉम और तीनों बहनें उसकी तरफ घूर कर देखने लगती हैं। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और सीधी रहने वाली फेंक या वादिना पाचन नेत्र आज इतनी स्ट्रांग बनकर सामने खड़ी होगी। फेंक या उनकी तरफ देखकर कहती है, ये मेरा घर है और तुम लोग यहाँ वेलकम नहीं हो। मैंने अभी तक तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। तुम लोग मेरे हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही हो। जिस पर वह चारों एकदम चुप हो जाते हैं। मैं फेंक या की तरफ देखता हूँ और मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फील होने लगती है। इतने सालों में उसने बहुत कुछ सहा था। हर बार जब मॉम और मेरी बहनें कोई नई डिमांड लेकर आती थीं, तब भी वह कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे बुरा ना लगे। लेकिन आज वह आखिरकार चुप नहीं रहती, क्योंकि इस बार उन्होंने उसकी आखिरी लिमिट पार कर दी थी। वह मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचा रहे थे, वह उसके फैमिली को तोड़ रहे थे। जिस पर फेंक या की बात सुनकर तीसरी बहन जो यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, ये हमारे जो फैमिली का मामला है, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? तुम तो आउटसाइडर हो। जिस पर फेंक या बिना डरे जवाब देती है, मेरी शादी चौरान से 8 साल पहले हुई थी। मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ और तुम लोग, तुम सब तो शादी करके अपने अपने घर जा चुकी हो, फिर भी मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई लेकर अपने घर चला रही हो। अब बताओ आउटसाइडर कौन है? यह सुनते ही जैसे उनकी आखिरी बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाती है। दूसरी बहन झो हुई का चेहरा लाल और सफेद पड़ने लगता है और झो यान गुस्से में अपने पैर पटकने लगती है। जिस पर झो यान आगे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर वह और बोलती तो बात और भी गंदी हो जाती। मेरी माँ जोशियू बस फेंक या को खाली नजरों से देखती रहती है और फिर मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ शौक और यकीन न होने वाला भाव होता है। उसकी नजरों में बहू का मतलब हमेशा एक ऐसी औरत था जो चुपचाप सब सहती रहे, मेहनत करे और कभी जवाब ना दे। जिस पर उसने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि फेंक या उसके सामने खड़ी होकर उसी के लिविंग रूम में उसे इतने सख्त शब्दों में जवाब देगी। फिर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। करीब 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता, जिस पर मैं धीरे से बोलना शुरू करता हूँ और उस दम घोंटने वाली चुप्पी को तोड़ देता हूँ। एग्रीमेंट टेबल पर रखा है, अगर तुम लोग इसे साइन कर देते हो तो हम अभी भी रिश्तेदार रहेंगे, लेकिन अगर साइन नहीं किया तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में मैं अभी जो भी हिसाब बताया है उसका एक एक रिकॉर्ड निकालूंगा। हर ट्रांसफर का प्रूफ मेरे पास है। जो 8,50,000 युआन मैंने दिए थे, उसे मैं प्राइवेट लोन साबित करके तुम लोगों पर केस कर सकता हूँ और तब तुम लोगों को सिर्फ पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, इतने सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारा है। मेरी यह बात जैसे उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देती है, जिस पर पहली बार उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। उनकी नजरों में बेटे का पैसा फैमिली का पैसा था और फैमिली का पैसा मांगना उनका हक था। लेकिन अब जब वह मेरी आंखों में देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा और पहली बार वह सच में डर जाते हैं, क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक गया तो उन्हें ना सबूतों से न सिर्फ इतने सालों में लिया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, बल्कि रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के सामने उनकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिस पर बड़ी बहन जो मिंग और दूसरी बहन जो ह्यूई एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनकी आंखों में डर, झिझक और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर मॉम कांपते हुए हाथों से एग्रीमेंट उठाती है। वह काफी देर तक उस पर लिखे हुए काले शब्दों को देखती रहती है और फिर दांत भींचकर धीरे से कहती है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दांतों के बीच से निकाल रही हो। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, जोरान तुम बहुत बेरहम निकले। जिस पर वह पेन उठाती है और एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस साइन में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। इसके बाद बड़ी बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन भी एक एक करके आगे आती हैं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें अब जान ही ना बची हो और फिर वह भी चुपचाप एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख देती हैं। मैं उन 4 साइंड एग्रीमेंट्स को देखता हूँ।